मैं दुष्यंत शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत शर्मा क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था पिछले 2 वीडियो में। उसके बाद एक वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्यंजनों का पहला हमने वर्गीकरण किया था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने व्यंजनों को दो प्रकार से बांटा था। सबसे पहले किससे? पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा? विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने कितने प्रकार से पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा पढ़ा था हमने विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। अब दूसरा आता है हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। कौन सा आता है दोस्तों? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले यहां एक वर्ड आता है प्रयत्न, एक शब्द क्या आता है? प्रयत्न। इसको पढ़ने से पहले हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे कि ये आता है आपका एक शब्द प्रयत्न आता है। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जैसे आप देख रहे हैं उसी से लग रहा होगा। प्रयत्न मीन्स प्रयास करना। प्रयत्न मीन्स प्रयास करना। तो अगर हम इसको परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषा में बांधेंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि वर्णों के उच्चारण में होने वाले, अगर हम इसको वर्णों में रखें या व्यंजनों में अगर आप इनको रखें और व्यंजनों के हिसाब से इसकी परिभाषा करें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के उच्चारण में होने वाले मुख के यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण में जो हमारे मुख विवर के अंदर जो यत्न होता है, जो प्रयास लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी हम इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। जो वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? अव्यांतर प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? अव्यांतर प्रयत्न, और दूसरा होता है आपका बाह्य प्रयत्न। कौन सा होता है दूसरा? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो अब शब्द आता है अव्यांतर प्रयत्न। सबसे पहले हम शब्द को ही लेते हैं अभियांतर। अभियांतर का अर्थ क्या होता है? अभियांतर का अर्थ होता है भीतरी भाग या भीतरी अवयव। या हम पूरे का अगर अभियांतर प्रयत्न की बात करें तो हमारे मुख विवर के अंदर जो अवयव है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है ना? क्या मैंने बोला? अभियांतर प्रयत्न हमारे मुख विवर के अंदर जो अवयव है उनको स्पर्श कर कर जो हमारे उच्चारण में जो यत्न लगता है, उनको स्पर्श करने में जो उच्चारण में यत्न लगता है, उसको हम अभियांतर प्रयत्न कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब हमारे जिह्वा के द्वारा वर्णों के उच्चारण किया जाता है, और उन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंदर जो यत्न किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभियांतर प्रयत्न कहते हैं। अभियांतर प्रयत्न होता है कि किसी वर्णों के उच्चारण से पूर्व, हम दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण से पूर्व या व्यंजनों के उच्चारण से पूर्व जो हमारे मुख में यत्न होता है, उसको हम अभियांतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब अगली अगर हम बात करें बाह्य प्रयत्न की, तो बाह्य प्रयत्न होता है कि उच्चारण के पश्चात, जैसे कि वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण के बाद या पश्चात जो यत्न होता है, जो हमारी स्वर तंत्रियों या श्वास नालिका में जो यत्न होता है, जो प्रयास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यंतर प्रयत्न में इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, मुख के अंदर ये अवयव होते हैं, उसके आधार पर हमने इतने प्रकार से इनको बांटा है, इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका स्पर्श संघर्षी। अगर हम बात करें स्पर्श शब्द की, मैंने कहा दोस्तों एक एक शब्द को हम
अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ हम समझते हुए अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्पर्श की, या स्पर्श का अर्थ निकलता है कि हमारे जिह्वा द्वारा हमारे मुख्य अवयवों को जो स्पर्श किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात करें, हम अकेले अगर बात करें संघर्षी का, तो संघर्षी का अर्थ होता है एक तेज वायु के साथ उच्चारण करते समय एक तेज वायु निकलना, एक संघर्ष के साथ उच्चारण होना। जैसे कि हम च वर्ण का उच्चारण करते हैं, सबसे पहले हम स्पर्श संघर्षी में रखते ही च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को है, किसको, च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को हम स्पर्श संघर्षी में रखते हैं। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज और झ। कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज और झ। ये आपके च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण होते हैं जिनको हम स्पर्श संघर्षी में रखते हैं। आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो एक वायु के उच्चारण के बाद में एक वायु एक तीव्र गति से निकलती हुई महसूस करेंगे, एक संघर्ष के साथ वायु निकलती है। जैसे कि आप उच्चारण करें च, बाद में आप देखेंगे कि वायु निकल रही है, वायु मुख से निकल रही है, तो वो किस में आएगा, स्पर्श संघर्षी में। क्योंकि संघर्षी का अर्थ ही होता है कि एक तेज माध्यम से एक तीव्र रूप में वायु हमारे मुख से निकलती है। अगला आता है नासिक्य। अगला कौन सा आता है, नासिक्य। नासिक्य में दोस्तों प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण लिया जाता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण लिया जाता है। जैसे कि क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, अंगा। कौन सा होता है, अंगा। दोस्तों इसका उच्चारण अंगा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इसको अंगा, तो कब आगे नुक्ता लगाया जाता है, कब नीचे नुक्ता लगाया जाता है, कब ये बिना नुक्ता के पढ़ते हैं इसको, क्या उच्चारण होता है इसके, कब क्या नियम होते हैं, कब लगाए जाते हैं नुक्ता, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार से इसको लिखा जाता है, एक बिना नुक्ता के भी लिखा जाता है, एक नीचे नुक्ता होता है और एक आगे भी नुक्ता होता है। जो का वर्ग का 5वां वर्ण होता है उस पर आगे नुक्ता लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें च वर्ग का 5वां वर्ण, तो च वर्ग का 5वां वर्ण ये होता है। और आपकी बात करें हम ट वर्ग का, तो ट वर्ग का कौन सा होता है, न होता है। और आपके ता वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, न होता है। और आपके ता वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, पा वर्ग न होता है। और पा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, आपका म होता है। ठीक है दोस्तों, इनको क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके उच्चारण के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके भी उच्चारण के बारे में डिस्कस करेंगे, कब इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, हम सभी का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में जो आपके अन्य वर्ण बचे हुए हैं वो आप सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला कौन सा आता है, संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन कौन से आते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। जैसे कि आप शब्द से ही पता चल रहा है संघर्षहीन, संघर्ष का मतलब किसी भी वर्णों के उच्चारण करने में जो मेहनत लगती है, जो संघर्ष लगता है, उसको हम संघर्ष कहते हैं। और हीन शब्द लग गया तो मतलब ये नकारात्मक हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है, या जिनके उच्चारण में के समय हमारे मुख से वायु निकलते समय अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इनके उच्चारण में अवरोध नहीं आता है, वायु में अवरोध नहीं आता है, उसको हम संघर्षहीन कहते हैं। संघर्षहीन में हम य और व को रखते हैं। संघर्षहीन में हम किसको रखते हैं, य और व को रखते हैं। संघर्षहीन को दोस्तों अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्धस्वर, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ये ना तो आपके स्वर के जितना समय कम समय लगाते हैं, ना ही इनके उच्चारण में आप व्यंजन के जितना अधिक समय लगाते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। ये आपका य, आ और ई से मिलकर बना होता है। किससे, अ और ई, और व किससे होता है,
उ और आ से। किससे होता है दोस्तों? उ और आ से। अब हम अगर अगले की तरफ आए तो अगला आपका कौन सा आता है? पार्श्विक। क्या आता है दोस्तों? पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है दोनों तरफ से। क्या अर्थ होता है? दोनों तरफ से निकलना या गुजरना। क्या अर्थ होता है? दोनों तरफ से। हम बात करें पार्श्विक की तो पार्श्विक में हमने ला को रखा है। कौन सा व्यंजन रखा है? ला व्यंजन को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। इसको कहते हैं ला व्यंजन को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन का जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो वायु होती है, जो वायु होती है वो जिह्वा के दोनों तरफ से गुजर जाती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है जिह्वा के दोनों तरफ से गुजर जाती है तो इनको। और कौन सा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों तरफ से गुजरती है? ला व्यंजन के उच्चारण। इसीलिए ला व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला आता है आपका प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन का अर्थ होता है कि कांपता हुआ। प्रकंपित का अर्थ क्या होता है? कांपता हुआ। प्रकंपित व्यंजन में कौन सा होता है दोस्तों? र व्यंजन को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। किसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं? र व्यंजन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप रा का उच्चारण करते हैं, जब आप रा का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि जिह्वा कंपन करती है। प्रकंपित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कंपन होना। ठीक है। और हम रा का उच्चारण करते हैं, जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कंपन सा करती है, हमारी जिह्वा की नोक कंपन सा करती है। आप इनका उच्चारण करके देखिए सभी का, आप सभी का उच्चारण करके देखिए, आप स्वतः ही इनमें अंतर महसूस करेंगे। जैसे कि आप रा का उच्चारण करें रा, तो आप पहले पाएंगे कि जिह्वा थोड़ी सी हमारी वाइब्रेट करी। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? प्रकंपित व्यंजन। किसको बोलेंगे प्रकंपित व्यंजन? रा। ठीक है। अब अगला कौन सा आता है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। जैसे कि मैंने यहां बताया था कि संघर्ष का अर्थ क्या होता है, वही यहां संघर्षी का होगा। अर्थात जिनके उच्चारण करते समय हमें संघर्ष सा महसूस होता है, हमारे मुख से वायु निकलती है, वायु निकलती है, एक अलग ही वायु निकलती है। जैसे कि आप इनका उच्चारण करेंगे श, श, तो अलग ही वायु संघर्ष करते हुए निकल रही है, रगड़ खाते हुए निकल रही है। संघर्ष का अर्थ क्या होता है कि वायु का रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलना, एक ऊष्मा के रूप में निकलना, एक ऊष्मा की तरह से निकलना। इसलिए हम इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। किनको कहते हैं? श, तालव्य श, मूर्धन्य श, और कौन सा है ये? दंत श, और ये कौन सा है आपका? हकार वाला हर। क्या क्या बताया मैंने? तालव्य श, मूर्धन्य श, और ये आपका दंत श। इनको क्या कहते हैं? संघर्षी या ऊष्मीय कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु हमारे मुख से एक रगड़ खाकर निकलती है। जैसे कि आप बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उच्चारण के बाद एक वायु निकलती है मुंह से। ठीक है। आप बोल के देखिए श, 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 है ना? तो आप महसूस कर सकते हैं इन चीजों को। रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली चीजों को लीजिए। सभी का आप जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे आप सही लगा के आएंगे। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों का आप उच्चारण करके देखिए। जैसे कि किसी ने पूछा कि संघर्षी व्यंजन, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन है? इसमें से आपको एक ये मिलेगा, कौन सा? तालव्य श। आपको तालव्य श मिलेगा और आपको दूसरे कंठ का भी होगा उसमें। तो आप देखेंगे कि संघर्षी का आप अर्थ जानते हैं, तो आप बोलेंगे कि संघर्षी का अर्थ होता है वायु मुख से रगड़ खाकर निकलती है, वायु निकलती है मुंह से। तो आप क करेंगे, का में आप नहीं महसूस कर पा रहे कितनी वायु निकल रही है, लेकिन जैसे ही आप स का उच्चारण करेंगे श, श, आप देखेंगे कि वायु निकल रही है। अर्थात यह संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन है, क्योंकि हमें पता है संघर्षी का अर्थ या ऊष्मी का क्या होता है कि वायु रगड़ खाकर मुंह से निकलती है, एक संघर्ष सा महसूस होता है वायु को निकलने में। अगला कौन सा आता है दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण।
ड और ड और ड को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है दोस्तों फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। जब हम उनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो हमारी जिह्वा होती है वो एक झटके के साथ नीचे गिरती है, झटके के साथ, जैसे ड ड़ा झटका सा महसूस होता है हमारी जिह्वा को, इसलिए हम इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में जो आपका वर्ण का विचार का पहला वीडियो था उसी में मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कि इनको द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इसलिए अब इस पर हम और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।